अमित और प्रवीण बचपन के दोस्त थे। अमित हमेशा तेज तर्रार था, जबकि प्रवीण शांत और विश्वसनीय। बड़े होकर अमित ने अपना बिजनेस शुरू किया और प्रवीण ने एक छोटी सी सरकारी नौकरी कर ली। अमित की कंपनी AM कार्प तेजी से बढ़ी और वह कुछ ही सालों में 1 अरबपति बन गया। अमित और उसकी पत्नी रोमा ने एक आलीशान हवेली खरीदी। उनका जीवन महंगे परफ्यूम, विदेशी छुट्टियों और एक्सक्लूसिव पार्टियों से भरा था। वहीं प्रवीण आज भी अपने छोटे से घर में संतुष्ट था। जैसे जैसे अमित की दौलत बढ़ी, उसने प्रवीण से दूरी बनानी शुरू कर दी। प्रवीण अपनी पुरानी आदत के चलते कभी कभी अमित से मिलने आ जाता था। एक दिन प्रवीण अपने बेटे के स्कूल एडमिशन के लिए मदद मांगने अमित के घर गया। प्रवीण ने संकोच से कहा, अमित, मैंने सुना है कि तुम्हारा उस बड़े स्कूल के ट्रस्टी से अच्छा संपर्क है। क्या तुम सिफारिश कर सकते हो? फीस थोड़ी ज़्यादा है। पर अमित ने उसे बीच में ही काट दिया। वह अपनी महंगी घड़ी देखते हुए बोला, प्रवीण देखो, मैं अब उन छोटे मोटे स्कूल के चक्कर में नहीं पड़ सकता। तुम और मैं अब अलग अलग लीग के लोग हैं। मेरी नेटवर्किंग बड़े काम के लिए है, तुम्हारे जैसे साधारण मामलों के लिए नहीं। तुमको अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाना ही क्यों है जब तुम्हारी जेब इजाज़त नहीं देती? रोमा, जो पास खड़ी थी, ताना कसते हुए बोली, सही कहा अमित जी, हमें अपनी क्लास का ध्यान रखना होता है। तुम लोग क्यों अपनी हैसियत से बाहर पैर फैलाते हो? प्रवीण का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी कैप ठीक की और धीरे से कहा, माफ़ करना अमित, मैं भूल गया था कि अब तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। अमित ने लापरवाही से हाथ हिलाया। ठीक है, अब जाओ, मैं लेट हो रहा हूँ। प्रवीण चुपचाप लौट आया। उस दिन उसने अपनी दोस्ती को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दिया। उसने अपने बेटे को एक साधारण स्कूल में डाला और पूरी ईमानदारी से खुद ही उसे पढ़ाने का फैसला किया। अमित का व्यापार तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन वह और अधिक लालची होता जा रहा था। वह अपने अकाउंटेंट विनय पर नकली बिलों के जरिए टैक्स चोरी करने के लिए दबाव बनाने लगा। विनय, जो एक ईमानदार और सिद्धांतों वाला व्यक्ति था, असहज महसूस करने लगा। उसने अमित को समझाया, सर, यह कानूनी तौर पर सही नहीं है। हम पकड़े गए तो सब कुछ खो देंगे। अमित ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी ईमानदारी मुझे बर्बाद कर देगी। तो मेरा काम करो या फिर इस्तीफा दो। मुझे पैसे चाहिए, ईमानदारी नहीं। विनय ने अगले ही दिन इस्तीफा दे दिया। अमित ने एक भ्रष्ट अकाउंटेंट को काम पर रखा और बड़े पैमाने पर काला धन जमा करना शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में एक बड़ी सरकारी जांच अमित की कंपनी तक पहुंची। टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। अमित घबरा गया। उसके सारे महंगे दोस्त और बिजनेस पार्टनर एक एक करके साथ छोड़ गए। वह अपना सारा काला धन ठिकाने लगाने के लिए भागा दौड़ी करने लगा, लेकिन हर दरवाज़ा बंद था। उसे एहसास हुआ कि जिस दौलत पर वह घमंड करता था, वही अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। रात के अंधेरे में हताश होकर अमित ने अपनी गाड़ी रोकी। उसे उस पल में एक ही व्यक्ति याद आया जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा कर सकता था, प्रवीण। प्रवीण ही मेरी मदद करेगा। वह भले ही गरीब है, पर उसका दिल सच्चा है। मैं उसके खाते में कुछ पैसे रख दूंगा। अमित ने सोचा। वह प्रवीण के छोटे से घर की ओर भागा। दरवाज़ा खटखटाया। प्रवीण ने दरवाज़ा खोला
उसे देखकर अमित की आंखें भर आईं। वह लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, प्रवीण मेरी मदद कर, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। सरकार मेरे पीछे पड़ी है। प्लीज़ मेरा यह पैसा अपने नाम पर रख ले, मैं बाद में सब वापस कर दूंगा। प्रवीण ने शांत आंखों से अमित की ओर देखा। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना ही दया, बस एक ठंडी तटस्थता थी। प्रवीण ने धीरे से कहा, अमित तुम मुझसे दोस्ती निभाने नहीं बल्कि अपने पाप छिपाने आए हो। तुम्हें याद है जब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी तब तुमने मुझे और मेरी औकात को क्या कहा था। अमित ज़मीन पर बैठ गया। प्रवीण मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं घमंड में अंधा हो गया था। प्लीज़ मुझे बस यह पैसा बचा लेने दो। प्रवीण ने हाथ जोड़कर, माफ़ करना दोस्त, मैं उस दौलत का हिस्सा नहीं बन सकता जिसने तुम्हें इंसानियत से इतना दूर कर दिया। मेरे पास तुम्हारा दिया हुआ कोई श्रेय या बड़ा काम नहीं है, पर मेरे पास मेरी ईमानदारी है जो तुम्हारे सोने के पिंजड़े से कहीं ज़्यादा कीमती है। ठीक उसी पल पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई आई। उन्हें अमित के ठिकाने की सूचना मिल चुकी थी। पुलिस ने अमित को गिरफ्तार कर लिया। रोमा अपने मायके चली गई क्योंकि वह एक गरीब पति के साथ नहीं रह सकती थी। अमित की कंपनी जब्त हो गई। जेल की सलाखों के पीछे उसका सारा घमंड टूटकर बिखर गया। उसे एहसास हुआ कि उसके पास जो कुछ भी था, दौलत, इज्जत और दोस्त, वह सब उसने अपनी लालच और अहंकार के हाथों बेच दिया। वही प्रवीण अपनी ईमानदारी और शांतिपूर्ण जीवन के साथ अपने बेटे को खुद पढ़ा रहा था। उसे पता था कि मन की शांति किसी भी बैंक बैलेंस से बड़ी होती है। गिरफ्तारी के बाद अमित को उसकी धोखाधड़ी और टैक्स चोरी के लिए 3 साल की सजा हुई। जेल की स्याह दीवारों के भीतर उसकी आलीशान जिंदगी की यादें अब चुभते हुए कांटों जैसी थी। जहां एक ओर वह कभी महंगी वाइन की चुस्कियां लेता था, वहीं अब उसे जेल का रूखा खाना मिलता था। उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। रातें लंबी थी और नींद आँखों से कोसों दूर। हर रात उसे प्रवीण की शांत आंखें याद आती थी। उसकी माँ राजलक्ष्मी जी की ममता भरी आवाज़ याद आती थी और उसे अपनी पत्नी रोमा का वह तिरस्कारपूर्ण चेहरा याद आता था जिसने गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे छोड़ दिया था। एक दिन जेल में काम करते हुए उसने एक पुराने अखबार का टुकड़ा देखा जिसमें एक छोटा सा कॉलम था, शिक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, साधारण शिक्षक प्रवीण कुमार को सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अखबार में लिखा था कि प्रवीण ने आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए एक मुफ्त कोचिंग सेंटर शुरू किया जहां वह अपनी सीमित आय के बावजूद ईमानदारी से पढ़ाते हैं। यह पढ़कर अमित की आंखों में पानी आ गया। उसने सोचा, मैंने दौलत कमाने के लिए सब कुछ खो दिया और प्रवीण ने ईमानदारी और सेवा से सब कुछ पा लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मानवीय मूल्य ही असली दौलत है। सजा पूरी होने पर अमित एक टूटा हुआ इंसान था। उसके पास ना घर था, ना पैसा, ना कोई रिश्तेदार। शहर के किनारे एक छोटे से किराए के कमरे में उसने अपना नया जीवन शुरू किया। उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, पछतावा और बदलाव की इच्छा। उसने छोटी मोटी दिहाड़ी का काम करना शुरू किया। वह जानता था कि वह कभी प्रवीण का सामना करने लायक नहीं रहा, पर एक दिन हिम्मत जुटाकर वह प्रवीण के कोचिंग सेंटर के पास गया। वह दूर खड़ा था जब उसने प्रवीण को बच्चों को पढ़ाते देखा।
प्रवीण के चेहरे पर वही पुरानी शांति और संतुष्टि थी। अमित को देखकर प्रवीण चौंक गया। तुम अमित? अमित की आंखें नीची थी। उसकी आवाज़ में वही पुराना अहंकार नहीं बल्कि एक भारीपन था। हाँ प्रवीण, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया, मैं दूर से देखना चाहता था। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें कितना अपमानित किया। मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूँ। प्रवीण धीरे से अमित के पास आया। उसने अमित के कंधे पर हाथ रखा। अमित, मैंने तुम्हें तभी माफ़ कर दिया था जब तुम दौलत के अहंकार में जी रहे थे, क्योंकि मैं जानता था कि वह दौलत तुम नहीं हो। अमित फूट फूट कर रो पड़ा। पर अब क्या? प्रवीण ने पूछा। अमित ने सिर उठाया। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरे पास कोई हुनर नहीं, पर मैं मेहनत कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ अपने कोचिंग सेंटर में कोई छोटा मोटा काम दोगे? झाड़ू लगाने का, पानी पिलाने का, कुछ भी? प्रवीण ने सोचा। वह अमित के अंदर के बदलाव को महसूस कर रहा था। अमित, तुम एक बेहतरीन आर्किटेक्ट हो। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, पर मेरे सेंटर को सही बुनियादी ढांचे की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल गलत तरीके से करते थे, पर क्या तुम अब अपनी उस प्रतिभा का इस्तेमाल इन बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हो? अमित की आंखें चमक उठी। हाँ प्रवीण, जरूर। अगले कुछ महीनों में अमित ने अपनी पुरानी विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया। उसने प्रवीण के छोटे से सेंटर के लिए एक कम लागत वाला लेकिन अद्भुत डिज़ाइन तैयार किया। उसने अपने संपर्क में रहे कुछ पुराने ईमानदार सप्लायर्स को मनाया और मुफ्त में ईंटें, सीमेंट और पेंट इकट्ठा किया। जल्द ही वह जगह एक सुंदर, हवादार और अच्छी रोशनी वाले लर्निंग सेंटर में बदल गई। अमित ने अपनी कला को सेवा में लगा दिया। जब सेंटर का उद्घाटन हुआ तो प्रवीण ने मंच पर खड़े होकर कहा, यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे दोस्त अमित की मेहनत का फल है। इसने साबित किया कि इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि बदलने की हिम्मत से होती है। अमित ने पहली बार अपने जीवन में सच्ची खुशी महसूस की। उसने भले ही अपनी पिछली दौलत खो दी थी, पर उसे सच्चा दोस्त, आत्मसम्मान और दूसरों की सेवा करने का वरदान मिल गया था। उसका अपमान ही वास्तव में उसके जीवन का वरदान बन गया था। वह जान गया कि सोने का पिंजरा भले ही आकर्षक हो, पर आज़ादी और आत्मसम्मान की धूप उसमें कभी नहीं आ सकती। नए लर्निंग सेंटर के डिज़ाइन और निर्माण में अमित की लगन देखकर प्रवीण बहुत प्रभावित हुआ। अमित ने सेंटर को न सिर्फ सुंदर बनाया बल्कि उसकी दक्षता और उपयोगिता भी बढ़ा दी थी। धीरे धीरे आसपास के लोग अमित को एक सफल आर्किटेक्ट के रूप में नहीं बल्कि एक ईमानदार और विनम्र समाज सेवी के रूप में जानने लगे। उसकी मेहनत और समर्पण की बात दूर दूर तक फैलने लगी। कुछ छोटे ईमानदार व्यापारी जो उसकी पिछली जिंदगी से अपरिचित थे, अपने सामाजिक कार्यों के लिए उससे सलाह लेने लगे। अमित ने कम फीस पर सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से काम करना शुरू किया। उसे दौलत नहीं चाहिए थी, बस काम और सम्मान चाहिए था, और यही उसके लिए सबसे बड़ी कमाई बन गई। एक शाम अमित कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था। तभी एक महंगी विदेशी कार आकर रुकी। कार से एक महिला उतरी जिसने महंगे कपड़े पहने थे, पर उसके चेहरे पर गहरी चिंता और निराशा थी। वह महिला थी रोमा, अमित की पूर्व पत्नी। रोमा ने
अमित को पुरानी साधारण शर्ट और पतलून में जमीन पर बैठकर बच्चों को पढ़ाते देखा। वह हैरान रह गई। अमित, रोमा ने अविश्वास भरी आवाज में पूछा। हाँ, मैं ही हूँ, अमित ने बिना कोई भाव दिखाए जवाब दिया। रोमा उसकी ओर बढ़ी। तुम यह क्या कर रहे हो? भीख मांग रहे हो? मुझे लगा था तुम कहीं विदेश चले गए होगे या फिर कहीं जेल में। अमित मुस्कुराया, एक सच्ची शांत मुस्कान। मैं जेल में था रोमा, और अब मैं वह कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए था। रोमा की आंखों में आंसू आ गए, पर ये आंसू सहानुभूति के नहीं बल्कि स्वार्थ के थे। अमित, मेरी मदद करो। मैंने तुमसे अलग होने के बाद एक अमीर आदमी से शादी की थी। उसने मुझसे सब कुछ ले लिया और अब मुझे छोड़ दिया है। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं सड़क पर आ गई हूँ। रोमा ने अमित के हाथ पर अपना हाथ रखा। प्लीज़ अमित, तुम तो आर्किटेक्ट हो, तुम फिर से पैसा कमा सकते हो। हम फिर से एक साथ सब कुछ शुरू कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे उस आलीशान ज़िंदगी की ज़रूरत है। अमित ने धीरे से अपना हाथ हटा लिया। उसकी आवाज़ अब शांत थी पर दृढ़ थी। रोमा, मुझे माफ़ करना। जिस आलीशान ज़िंदगी की तुम्हें ज़रूरत है वह मेरी प्राथमिकता नहीं है, और मुझे अब उस सोने के पिंजड़े की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं अब आज़ाद हूँ। तुम पागल हो गए हो अमित। तुम इस गंदे छोटे से काम में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम अरबपति बन सकते थे, रोमा चीखी। नहीं रोमा, अमित ने शांत होकर कहा। जब मैं अरबपति था तब मैं बर्बाद था। मैं लालच के पिंजड़े में कैद था। आज मेरे पास पैसा भले ही कम हो पर आत्मसम्मान है। यही मेरा असली धन है। रोमा से नाराज होकर चिल्लाया और धमकी देते हुए कहा कि वह उससे बदला लेगी। फिर वह महंगी कार में बैठकर चली गई। अमित ने सिर्फ सिर हिलाया और बच्चों की ओर मुड़ गया। उसने अपने अतीत को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। कुछ समय बाद प्रवीण और अमित शाम को चाय पी रहे थे। प्रवीण ने कहा, तुमने रोमा को क्यों जाने दिया? तुम उसे माफ़ करके कम से कम उसे थोड़ी मदद तो दे सकते थे। अमित ने गहरी सांस ली। प्रवीण, माफ़ी मैं तुम्हें दे सकता हूँ क्योंकि मेरा दिल दुखा था, पर रोमा को माफ़ी देना उसके लालच को और बढ़ाना होता। वह मेरे लिए इसलिए नहीं रहना चाहती थी कि वह मुझसे प्यार करती थी, बल्कि इसलिए कि वह मेरी दौलत से प्यार करती थी। अमित ने चाय का घूंट लिया। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी दोस्त। तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा सुख अपनी पुरानी पहचान को दफनाकर एक ईमानदार इंसान बनने में है। मैं अब कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। उसी वक्त प्रवीण का बेटा भागता हुआ आया और अमित के गले लग गया। अमित अंकल, आपकी बिल्डिंग सबसे अच्छी है। अब हमें पढ़ने में मज़ा आता है। अमित ने बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उस पल उसे लगा कि उसने दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्चर पुरस्कार से भी बड़ा सम्मान पा लिया है। अमित ने न सिर्फ दौलत खोई बल्कि अपने अहंकार को भी खोया, और यही अहंकार का पतन उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया था। उसने अपने अपमान को आत्मसम्मान में बदल दिया और अब वह सच्चा संतुष्ट जीवन जी रहा था। अमित और प्रवीण अब अपनी छोटी सी संस्था उजाला केंद्र के लिए पूरी तरह समर्पित थे। एक दिन वे केंद्र के विस्तार के लिए आवश्यक कागजात तैयार कर रहे थे। प्रवीण ने अमित से कहा, अमित, कागज़ों के साथ साथ हमें अपनी संस्था का पंजीकरण भी सरकारी नियमों के तहत करवाना होगा। सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। अमित को यह सुनकर अपने पुराने
जीवन की याद आई जहाँ साफ सुथरा शब्द का कोई मोल नहीं था। वे पंजीकरण कार्यालय पहुँचे। वहाँ वरिष्ठ अधिकारी के कक्ष में प्रवेश करते ही अमित का चेहरा पीला पड़ गया। कुर्सी पर बैठे थे विनय, अमित की पूरी कंपनी के ईमानदार अकाउंटेंट जिन्होंने टैक्स चोरी से इनकार करने पर इस्तीफा दे दिया था। विनय अब एक उच्च और प्रतिष्ठित सरकारी अधिकारी थे। विनय ने अमित को देखा। उनकी आंखों में पुरानी निराशा का भाव था। विनय सर, अमित ने संकोच से कहा। विनय शांत रहे। हाँ बोलिए, आप किस काम से आए हैं? प्रवीण ने स्थिति संभाली और संस्था के पंजीकरण के लिए कागजात पेश किए। प्रवीण ने अमित के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा, हमारी संस्था उजाला केंद्र गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती है। इसमें मेरे दोस्त अमित का बहुत योगदान है। विनय ने कागजात देखे, फिर उन्होंने अमित को देखा। मैंने इन कागजों की जांच की है। आपका काम अच्छा है प्रवीण, लेकिन अमित मुझे याद है कि कुछ साल पहले आपका काम कैसा होता था। मुझे आपकी कंपनी के अमित नाम के व्यक्ति की वजह से ही नौकरी छोड़नी पड़ी थी। अमित का सिर शर्म से झुक गया। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, विनय आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे आपसे माफ़ी मांगने का भी हक नहीं है। उस समय मैं दौलत के नशे में था और मैंने आपकी ईमानदारी का अपमान किया। मुझे अपनी उस गलती का प्रायश्चित जेल में और अब अपनी ज़िंदगी में मिल चुका है। अब मैं सिर्फ ईमानदारी से अपनी कला का उपयोग समाज के लिए करना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में जरा भी दिखावा नहीं था, केवल सच्चा पछतावा था। विनय ने कुछ पल सोचा। उन्हें अमित के चेहरे पर अब लालच नहीं बल्कि विनम्रता और सेवा की भावना दिखाई दी। विनय जानते थे कि अमित की पिछली गलती ने भले ही उसे जेल पहुंचाया हो, लेकिन आज वह एक बदला हुआ इंसान था। विनय मुस्कुराए। यह एक शांत और संतुष्ट मुस्कान थी। अमित, मैंने कभी आपसे नफरत नहीं की। मुझे सिर्फ आपकी उस समय की सोच से दुख हुआ था। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह बदल सकता है। विनय ने प्रवीण की ओर देखा। प्रवीण, आपकी संस्था का पंजीकरण तुरंत हो जाएगा। और अमित, उन्होंने अमित की ओर मुड़कर कहा, मैं अब भी उस आर्किटेक्ट्स की प्रतिभा को याद करता हूँ जो आप थे। यदि आप अपनी प्रतिभा और अब की ईमानदारी को मिलाकर कोई काम करते तो मुझे खुशी होगी। अमित की आंखें भर आईं। यह माफ़ी से भी बढ़कर था, यह विश्वास था। उसने सीखा कि जब आप सच्चे दिल से बदलाव लाते हैं तो नियति भी आपके लिए रास्ते खोल देती है। अगले कुछ वर्षों में अमित और प्रवीण ने उजाला केंद्र को एक बड़े स्तर पर फैलाया। अमित ने ईमानदारी के साथ कुछ बड़े सामाजिक महत्व वाले प्रोजेक्ट भी लिए। अब वह लाखों नहीं बल्कि हजारों लोगों के दिलों में जगह बना रहा था। उसे कभी भी अपनी पिछली आलीशान हवेली या महंगी कारों की याद नहीं आई। उसे अपने जीवन का सच्चा सूत्र मिल गया था। दौलत के महल में घमंड से खड़ा होना कहीं बेहतर है कि आत्मसम्मान की जमीन पर बैठना। उसका अपमान ही वास्तव में उसके पुनर्जन्म का वरदान बन गया था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।